कैसे हो साथियों। नई यूनिट एटम्स शुरू करने जा रहे हैं। देखिए एटम्स आपने बहुत जगह पढ़ा है, 10th 9th 11th 12th में भी पढ़ लिया है। बताओ कहाँ? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपने पिछली बार पढ़ा ही था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और केमिस्ट्री में भी पढ़ा ही था क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो सिंपल सी बात है, एटम की हिस्ट्री तो बहुत पढ़ी है, बट बेसिकली अगर हम देखें तो एटम्स एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड का नाम होता है एटोमोस। एटोमोस होता है नो कट, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, कट करा नहीं जा सकता। ये आपके बेसिक सी बात थी। तो एटम्स के बारे में आपको किस किसने बताया था? देखो सबसे पहले तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम इज़ इनडिविजिबल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये सारी चीज़ें हैं। हमने यहाँ स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले हमने देखना है जे थॉम्सन मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जे थॉम्सन का मॉडल पढ़ना है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड, क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ या डीमेरिट आगे होंगे, तो रदरफोर्ड या ग्रीगर मार्टसन इसके क्या थे? रदरफोर्ड के अप्रेंटिस थे, साथ के सहायक थे, टेक्नीशियंस थे। तो ग्रेगर मार्टसन का एक्सपेरिमेंट देखना है, कौन सा वाला? अल्फा रे स्कैटरिंग वाला, ये समझना है। फिर हमें नील बोहर, बहुत मतलब एक रहस्यमयी आदमी थे। इन्हें सपने में ऐसा मॉडल आया था कि सांप अपने अंडे एग के चारों तरफ कुंडली मार के बैठा है। वहीं से हमें इन्हें थोड़ा एटम्स के बारे में पता चला, ये पढ़ना है। फिर हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखना है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का एटॉमिक रे स्पेक्ट्रा देखना है। हम यहाँ श्रोडिंगर की बात नहीं करेंगे, जो उनका एटॉमिक मॉडल है क्वांटम वाला, उसकी बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखना है। फिर हमें एनर्जी लेवल डायग्राम देखने हैं। यहाँ पे आपको बताया था ना, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ले भाई पैसे बंटा पी, लाइमन बाल्मर पाचन ब्रैकेट पी फंड। हालांकि बाल्मर पहले ही डिस्कवर्ड हो चुकी थी। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है। और क्या देखना है आपको? बेसिकली फिर आपको यहाँ पे देखना है एक्सरेज के बारे में। दो होती है, कैरेक्टरिस्टिक और कंटीन्यूस। कैरेक्टरिस्टिक एंड कंटीन्यूस, ये सारी एक्सरेज के बारे में पढ़ना है। और बहुत सी चीज़ें जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंडेक्स रहेगा एटम्स। ठीक है, ग्रीक में एटोमोस बोलते थे, मतलब कोई कटिंग ना हो। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, नील बोहर का पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे, और एक्सरे जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक और कंटीन्यूस एक्सरे, इनके बारे में थोड़ा समझा जाएगा। कोशिश करूँगा 1-2 दिन में ख़त्म कर दूँ एटम्स चैप्टर। तो सबसे पहले हम जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम समझ जाते हैं। ठीक है, क्या नाम है एटम्स के अंदर? वो बेसिक सी बातें नहीं बताऊंगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, फालतू की बातें हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। किसी एटम का जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। और बेसिकली हम एटम यहाँ पे कौन से लेते हैं? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी। बाकी के लिए फिर क्वांटम मॉडल यूज़ होता है, जो बेसिकली हाइड्रोजन लाइक स्पीशी होते हैं, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके बारे में बात करनी है। एक इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है? जैसा हाइड्रोजन में हो सकता है, हीलियम में 2 होते हैं, तो 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, तब 1 ही बचा। लिथियम पे 3 होते हैं, तो 2 प्लस लगा दिया, मतलब 2 गए, तो 1 ही बचा, एक्सेट्रा। इनके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम ने सिंपली बताया कि एटम एक रिजिड स्फीयर होता है। ये परफेक्ट नहीं बना, बट काम चल जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं, या आपने खीर बनाई, तो खीर में चावल पीस दिया अच्छे से, वाइट बैकग्राउंड हो गया, और उसमें किशमिश या काजू डाल दिए। एक चीज़ डालना, ऐसे हमने बादाम डाल दिए, तो बादाम ऐसे चिपके हुए होंगे। जैसे आपने ठंडी खीर खाई फ्रिज में रख के, तो वो वाइट बैकग्राउंड में वो बादाम आपको दिखेंगे, वो हिलेंगे नहीं, वो है रिजिड, वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं ऐसे, ये ठीक है। और प्लस तो आपका पूरा बैकग्राउंड है, जैसे वाइट बैकग्राउंड होता है। तो जे थॉम्सन ने एक स्टैटिक मॉडल दिया। कैसा मॉडल दिया? स्टैटिक मॉडल। यहाँ पे कोई भी मूव नहीं करता। मॉडल तो ये इंग्लिश वाला हो गया ना, हाँ।
कैन कुड, ये स्टैटिक मॉडल, ठीक है। तो जे थॉमसन का यही था, इट गिव्स स्टैटिक इमेज ऑफ एन एटम, ही गिव्स या ही प्रोपोज स्टैटिक इमेज ऑफ एन मॉडल, स्टैटिक इमेज ऑफ अ मॉडल। न्यूक्लियस के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, स्टैटिक इमेज ऑफ अ एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, बस ये ऐसे समझते थे कि देयर इज़ अ सॉलिड स्फीयर, कोई एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ डायमेंशंस लगभग कितने 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। बस इतनी बातें बताई इन्होंने कि देयर इज़ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमेंशन 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे न्यूक्लियस तो पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको एक इमेज के लिए बताऊँ, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड अगर आपका एटम है तो न्यूक्लियस इतना होगा जैसे उसमें रखी हुई कॉस्को बॉल होगी। सॉकर का ग्राउंड हो फुटबॉल का तो उसमें कॉस्को बॉल रखी रहेगी ग्रीन सी, वो आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो देयर इज़ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमेंशन 10⁻⁻10 मीटर known as atom where almost all mass and all positive charge, almost all mass and all positive charge is evenly distributed, ठीक है। तो जे थॉमसन के हिसाब से उन्होंने एक स्टैटिक इमेज बताई और उनके हिसाब से एक सॉलिड स्फीयर होता है एटम, जिसका डायमेंशन लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसमें सारा मास या सारा पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इन्होंने क्या बताया, तो इस मॉडल को हम एक और चीज़ बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल या खीर मॉडल। खीर में क्या होना चाहिए? खीर मांगो चीर देंगे, ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है। खीर मतलब सिंपल सी बात है, वाइट बैकग्राउंड है और उसमें बादाम है, या सिंपली प्लम पुडिंग मेथड या मॉडल भी बोलते हैं इसे, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। ये चीज़ है ऑल्सो नोन एज। अच्छा, इन्होंने बेसिकली एक और बात ये बताई कि जैसे वाटरमेलन के बीज एम्बेडेड होते हैं, है ना, वाइट बैकग्राउंड की खीर में बादाम एम्बेडेड होंगे, प्लम पुडिंग मॉडल में पुडिंग में प्लम्स एम्बेडेड होंगे। तो ऐसे ही आप इन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोला, नेगेटिव चार्ज। हालांकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी कर ली थी, तो अगर हम यहाँ इंक्लूड भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस, एम्बेडेड मतलब जड़े हैं, मोती जड़ते हैं ना जैसे, वैसे बुनते हैं ना जैसे बटन लगाते हैं, वैसी चीज़, एम्बेडेड इन दिस सॉलिड स्फीयर, और इन्होंने ये भी बता दिया, खास बात ये कि इन्होंने बोला टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज लगभग क्या होगा? बराबर होगा। ये भी इन्होंने बात बता दी थी। तो थॉमसन देखो कितनी बढ़िया बात कह गए, एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, इन्होंने बोला एक ऐसा सॉलिड स्फीयर होगा जिसका डायमेंशन 10⁻⁻10 मीटर होगा, उस सॉलिड स्फीयर को हम एटम बोलेंगे, उसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और जैसे वाटरमेलन के बीज होते हैं, खीर में वाइट बैकग्राउंड में क्या होता है? बादाम होते हैं एम्बेडेड, या आपके प्लम पुडिंग मॉडल में पुडिंग में प्लम एम्बेडेड होते हैं, ऐसे आपके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे, और टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? बराबर होगा। ये इन्होंने बात कह दी थी। बट फिर वही बात है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, स्टैटिक मॉडल था। कैसा मॉडल था? स्टैटिक मॉडल। टोटल नेगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज लगभग बराबर है, मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। ये इन्होंने बात कह दी थी। अब थोड़े इनके डीमेरिट्स देखते हैं, लिमिटेशन तो नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? डीमेरिट्स बोलेंगे। कुछ खामियां होंगी इसमें। जैसे जैसे साइंस से डिस्कवरी करेंगे, बहुत सी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है। अब ब्लूटूथ को कौन याद करता है? वाईफाई को कौन याद करेगा? 4G को कौन याद करेगा? हम करेंगे, हम इंडिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। नहीं यार, अपने को कमतर नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, फाड़ देंगे। डीमेरिट्स क्या है इनकी? सबसे पहले दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन, इन्हीं के एक कंटेम्पोरेरी थे, कौन? रदरफोर्ड, ठीक है। और रदरफोर्ड के जो सबऑर्डिनेट थे
ग्रीगर और मार्टसन, उन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया था, उसको ये थ्योरी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो दिस कांट एक्सप्लेन या दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन, मॉडल लिख लेना, दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कैथोड रे और बीटा पार्टिकल या एक्सरे के बीच में भी डिफरेंस बताया है। तो एक तो ये रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, दूसरी बात क्या है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो विद एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड ओरिजिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बनती है ना, बहुत तरह की होती है, लाइन स्पेक्ट्रा होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। कंटिन्यूस तब आता है जब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन वो हो, और लाइन स्पेक्ट्रा कब आता है, जब एक ही तरह की हो, है ना, जैसे सोडियम की 2 जगह आती है। तो विद एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व ओरिजिनेशन या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, और ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन? रदरफोर्ड का, जे थॉमसन का जो इलेक्ट्रॉन या प्लम पुडिंग मेथड था या मॉडल था, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 2 इसके डीमेरिट है कि पहली तो है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, दूसरी बात क्या है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिनेट हुई थी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी मैंने बताई आपको, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो करा किसने? तो इसके डीमेरिट को रेक्टिफाई करने के लिए कौन आया? आपको भी पता है साहब, रदरफोर्ड आए। कौन आए? रदरफोर्ड के सबऑर्डिनेट कौन थे? ग्रीगर और मार्टसन थे, उनसे। तो हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड, और यहाँ पे लिख लेते हैं गीगर मार्टसन। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड और गीगर मार्टसन का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने यहीं से एक छोटे से चीज़ की डिस्कवरी करी जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, जहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। ये मैं आपको पहले ही कर दूँ, सारा मास क्यों बोल रहा हूँ मैं। आपको पता है अगर कोई एटम होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग होता है 9.1 × 10⁻³ kg। अगर मैं 9.1 को 10 ले लूँ तो 10 × 10⁻³ होगा 10⁻³ kg। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, कितना? 1.6 × 10⁻27 kg। तो लगभग ये इसके कितना ज़्यादा है? 27, और ये कितना हो जाएगा? अगर 1.6 को भी मैं 10 ले लूँ तो ये भी पावर वहाँ जाएगी, तो लगभग ये इसका 1000 गुना है। कितना टाइम्स है? 1000 टाइम्स। इसलिए कौन? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग ये दुगने हो गए ना इससे, तो 1000 गुना ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से, इतना हैवी है। तो इसे मैं नेगलेक्ट करूँगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा मास कहाँ है? जहाँ उस चीज़ के अंदर है जिस चीज़ के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इन दोनों को न्यूक्लॉन्स कहा जाता है। ये हम न्यूक्लाई में पढ़ेंगे, बट हम इलेक्ट्रॉन के मास को जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। आप डायग्राम देखिए अब, ठीक है, इनमें डायग्राम देखना आप। तो देखिए ये आपका डायग्राम है, अगर आप ठीक से देख पाएँ तो हमने इसमें क्या करा है, ये हम पे क्या होता है? एस क्या होता है? स्पेक होता है। ये अल्फ़ा का सोर्स है, स्पेक ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स। स्पेक मतलब होता है छोटा सा ऐसा एक सैम्पल स्पेसिमेन जिससे अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स बन पाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक है, लेड की कैविटी में डाला है ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। और इनसे हमारी अल्फ़ा रेज निकलेंगी,
ठीक है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये लगभग काली सी होती है, इस पर स्किंटिलेशन होता है, मतलब जैसे काले पे जैसे आसमान होता है काला, उस पर तारे चमकते हैं ना, वैसे ही हमें अल्फ़ा पार्टिकल भी चमकते हुए दिखेंगे। तो हमें उनकी ट्रेजेक्ट्री पता हो जाएगी कि कहाँ कौन लगा है, डिफ्लेक्ट हुआ है, या कहाँ कोई स्ट्राइक करा है अल्फ़ा पार्टिकल। ये अल्फ़ा पार्टिकल फैल सकते थे, तो हमने कॉलीमीटर लगाया। कॉलीमीटर का काम क्या होता है, इसे फाइन बीम में रिपल्स करना, पैदा करना, फाइन बीम लगेगी। और ये हमने गोल्ड फॉइल ले ली है। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली है, क्योंकि गोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है भैया बहुत हैवी होता है, तो पता चल जाएगा कि अगर उन्हें डिफ्लेक्ट कर रहा है तो अल्फ़ा पार्टिकल ही कर पाएगा। ठीक है। गोल्ड भी आपको पता है पॉजिटिव ही होता है ना, मेटल होता है नेटिव। तो है क्या, लेड का सोर्स है, अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, कॉलीमीटर लगाया है, फाइन बीम में कन्वर्ट होंगे और उन्हें गोल्ड फॉइल पे हम टकरवाएंगे। चाहते हैं हम कि गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करें, और जैसे इनका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो हमें जिंक सल्फाइड में पता चल जाएगा। ये अंदर का थोड़ा व्यू है, ये स्पेक है अल्फ़ा सोर्स का, ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से एमिट होंगे, ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे। ये गोल्ड की स्क्रीन है, गोल्ड की फॉइल है, जिंक सल्फाइड की ये क्या स्क्रीन है, गोल्ड की फॉइल है। यहाँ पे टकराएंगे, देखो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे 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 जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं, यूँ जा रहे हैं। तो ये डायग्राम आप ठीक से देखना। यहाँ पर हमने रोटेटेबल माइक्रोस्कोप लगाया है जो डिटेक्टर का भी काम करेगा। अब हमने बताऊँ क्या देखा यहाँ पे, रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन करी कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गई, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई। 99.99% ऐसे थे कि जो बिना डिफ्लेक्शन के इजीली पास हो गए। आपको पता है इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि भाई बहुत जगह खाली है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, वो ईजिली डिफ्लेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, वो आसानी से पास हो जा रहे हैं, कोई उन्हें रोकने वाला है ही नहीं गोल्ड फॉइल के अंदर। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी। ज़्यादा से ज़्यादा 99% स्पेस जो होता है एटम में क्या है, एम्प्टी है, इसलिए तो इन्हें अल्फ़ा पार्टिकल को कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे हुए जो 1-2 डिग्री के एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे हुए जो 1-2 डिग्री के एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। एक ऐसा होगा 8000 में जो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करके वापस आएगा। एक ऐसा होगा 8000 में जो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करके वापस आएगा। कुछ ऐसे हैं, मतलब लगभग 2-3 हज़ार में 1-2 ऐसे हैं जो 90 डिग्री का एंगल बना के आ रहे हैं। तो आपको 5-6 ऑब्जर्वेशन मिलेंगी। यहाँ से मेन चली तो 3 ही हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल लगभग 100 में से 97-98 तो ईजिली पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्या खाली है। एक ऐसा होगा 8000 में, मतलब 100 में लगभग 0.001 ऐसा होगा एक, ठीक है, कि जो लगभग हेड ऑन कोलिजन करके आ रहा है, और 1-2 ऐसे भी निकलेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, या आप डायग्राम ठीक से देख लीजिए, फिर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। समझ में आया ना, ये क्या स्पेक सोर्स है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, लेड कैविटी लगाई रहती है ताकि लीकेज ना हो, ये फैलेंगे, इसलिए कॉलीमीटर लगाया जो इन्हें फाइन बीम में कन्वर्ट करता है। गोल्ड फॉइल की थिकनेस लगभग 10⁻⁻8 मीटर है, ठीक है, मतलब 10 नैनोमीटर है, कम से कम उतनी गोल्ड फॉइल की थिकनेस लेंगे। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में स्किंटिलेशन होता है, मतलब जैसे काला हमारा आसमान होता है रात को और उसमें हमें चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए चांद तारे दिखते हैं, वैसा हमें कुछ इफेक्ट दिखेगा अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री का, और यहाँ से हम माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व करेंगे। ये अंदर का व्यू है, ठीक है, ये चीज़ें। अब थोड़ी हम इसके ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। देखिए इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इनके ऑब्जर्वेशंस क्या आई, ऑब्जर्वेशन ये आई कि इनके ऑब्जर्वेशन ये थी, ऑब्जर्वेशन ये थी कि पहली मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, ऑब्जर्वेशन ये थी, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिए गए कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल passes थ्रू गोल्ड फॉइल। गोल्ड क्या होता है, AU होता है, AU, ठीक है, सिल्वर क्या होता है, AG। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासिस थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ और वो इजीली पास हो गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गोल्ड एटम्स के साथ उनका कोलिजन ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ
दैट इज़ दे अगर कोई रोकता ही नहीं तब इनमें डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन नहीं आया मतलब ये आसानी से पास हो गए, इनके रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था वहाँ। दैट इज़ दे डू नॉट सफ़र एनी कोलिजन विद गोल्ड एटम्स। गोल्ड एटम्स का इनका कोई के साथ इनका कोई कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है, ये याद रखना। दैट इज़ दे डू नॉट सफ़र एनी कोलिजन विद गोल्ड एटम्स। गोल्ड एटम्स के साथ इनका कोई कोलिजन नहीं हुआ, ठीक है। अब अबाउट 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल का 1 डिग्री या उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। 0.14% आप जान ही सकते हैं कि अगर 1000 हो उनमें 14 हो, 1000 में 14 या 100 में 1.4, तो अबाउट पूरे डेटा ड्रिवन है तो ये लिखा रहा हूँ अबाउट 0.14% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत कम है, ये मिनिस्कल है, सफ़र डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 1 डिग्री, डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 1 डिग्री। तीसरा अबाउट 8000 में एक ऐसा था जिसका बिल्कुल अपना उसने पाथ रीट्रेस कर लिया, ठीक है, मतलब रीट्रेस मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाना, तभी तो रीट्रेस करेगा। 103 में 30 में भी आएगा, 150 में आएगा, 180 में आएगा, तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अबाउट 1 in 8000। और इसके पॉइंट का ऑर्डर याद रखना, जब मैं रीज़न लिखाऊंगा तो ये दोबारा चीज़ें नहीं लिखाऊंगा, मैं बोलूँगा रीज़न फॉर 1, रीज़न फॉर 2, रीज़न फॉर 3, ऐसे चलाऊँगा, ठीक है, तो आप याद रखना। तो अबाउट 1 in 8000 विल डिफ्लेक्ट या हैड डिफ्लेक्ट मोर देन बाय 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। आप ठीक इंग्लिश लिखा करो, मैं तोड़ फोड़ के लिखता हूँ। अबाउट 1 in 8000 विल सफ़र डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री, विल सफ़र डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन आएगा। 8000 में एक ऐसे होंगे जिनमें 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन आई, और 1000 में 14 ऐसे होंगे जिनमें 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन आई, और 1000 में 999 ऐसे होंगे जो बिना कोई डिफ्लेक्शन से, मतलब उनका कोई कोलिजन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब थोड़ा इसका ग्राफ देखो कि ग्राफ क्या बोला है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ग्राफ देखें क्या है। देखो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में तो स्कैटरिंग एंगल है थीटा, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल है थीटा, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल दैट गेट्स स्केटर्ड, जिसे हम बोलते हैं एन थीटा। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल एट अ स्कैटरिंग एंगल थीटा दैट गेट्स स्केटर्ड। आप ध्यान से देखिए, जब स्कैटरिंग एंगल कम है, बहुत कम है, तो देखिए कितने ज़्यादा है, अरबों करोड़ों में, बट जैसे जैसे एंगल 90 से ज़्यादा हो गया तो देखिए कितने कम रह गए। यही हमने ऑब्जर्वेशन में भी लिखा था कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बहुत सारे हैं, तो यहाँ देखिए कितने ज़्यादा हैं। 1 या 2 डिग्री वाले बहुत कम है, और 8000 में एक ऐसा है जो लगभग 90 से ज़्यादा में डिफ्लेक्ट हुआ, और 0.14% ऐसे हैं जो 1-2 डिग्री में डिफ्लेक्ट हुए। तो आप ये देखिए, एंगल के बढ़ने से नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल दैट गेट्स स्केटर्ड कम हो रहे हैं। एंगल के बढ़ने से नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स दैट गेट स्केटर्ड क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये बात याद रखना। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ। ज़्यादातर जो हमारे एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी उनकी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के जो एक्सप्लेनेशन थे वो देख लेते हैं। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन जो था, ऑब्जर्वेशन 1, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स passes straight without any deflection, that means they do not suffer any collision with the gold nucleus। पहला देखो, पहला रीजन क्या है, देखिए पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हेयर डिफ्लेक्शन इज़ ड्यू टू, यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होनी चाहिए थी। आप ये देखिए, जैसे गोल्ड है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, या तो इसमें प्रोटॉन्स होंगे
या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो वो पता नहीं है, अभी हमें नहीं पता क्या है, न्यूक्लियस है ये क्या है, और या इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दो ही चीज़ है, और ये अल्फा पार्टिकल है। इन दोनों के बीच में एक तरह का कूलम्ब फोर्स होगा। क्या फोर्स होगा? कूलम्ब फोर्स। वो कूलम्ब फोर्स कैसा होगा? अल्फ़ा पार्टिकल और पॉजिटिव चीज़ में रिपल्शन वाला होगा, और अल्फ़ा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में कैसा होगा? अट्रैक्टिव टाइप का होगा। कैसे टाइप का होगा? अट्रैक्टिव टाइप का होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल खुद क्या होता है? 2He4 2+ होता है, ठीक है। डबली आयनाइज हीलियम एटम होता है ये, ठीक है। तो यहीं पे हेयर डिफ्लेक्शन इज़ ड्यू टू कूलम्बिक, हेयर डिफ्लेक्शन इज़ ड्यू टू कूलम्बिक इंटरैक्शन, कूलम्बिक इंटरैक्शन बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल, और याद रखना अल्फ़ा पार्टिकल में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, एंड फ्रॉम गोल्ड एटम। और गोल्ड एटम कैसा है? गोल्ड एटम जनरली है या तो पॉजिटिव होगा न्यूक्लियस की वजह से, जो कि हमने अभी बोलना नहीं है, गुना हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब एक सिंपल सी बात यह है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ इनका इंट्रैक्शन कैसा होगा। सिंस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल लगभग 7000 गुना है किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। एंड अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा इज़ ट्रैवलिंग एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। दो चीज़ें हैं कि एक तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 7000 गुना है किससे? एटम के मास से, और अल्फ़ा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि कॉलीमेटर ने उसे एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर लिया है। देयरफॉर ओनली स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स या ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड या फोर्स इन स्मॉल स्पेस will have the ability to deflect अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए देखो, अल्फ़ा पार्टिकल को कोई भी चीज़ क्यों नहीं डिफ्लेक्ट कर सकती? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल में एक तो क्या है? मास बहुत ज़्यादा है, 7000 गुना ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। दूसरा वो बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा है, तो अगर उसे कोई फोर्स या फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकती है, तो एक तो वो फोर्स और फील्ड होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, और फैली भी नहीं होनी चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, छोटे से स्पेस में होनी चाहिए। फैली भी नहीं होनी चाहिए और छोटे से स्पेस में होनी चाहिए, यह है बात। फैली भी नहीं होनी चाहिए, छोटे से स्पेस में होनी चाहिए। छोटे से स्पेस में होगी तभी वो उसे डिफ्लेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो सिंस अल्फा इज ट्रैवलिंग एट वेरी हाई स्पीड, देयरफॉर ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड या फोर्स इन स्मॉल स्पेस विल हैव द एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल। दस रदरफोर्ड कंक्लूडेड। अब रदरफोर्ड को ये फील हो चुका था कि जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाद में हमें पता चला वो स्ट्रॉन्ग फील्ड पॉजिटिव नेचर की है, और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ और नहीं है, क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। तो यहाँ से पता चला दस रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में कैसा है? एम्प्टी है। लगभग कितना? 99% स्पेस क्या होता है? खाली होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। क्या होता है? खाली होता है, ये आपको याद रखना है।